हाय एवरीवन, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उसका विकास और महत्व कराने वाले हैं। यानी ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार हुआ और उसका महत्व क्या है ये बताने वाले हैं। तो देखिए, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल का विकास, ब्रिटिश मंत्रिमंडल विकास का परिणाम है। यानी ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है वो कोई एक ही समय में बनकर तैयार नहीं हुआ, बल्कि उसका धीरे धीरे विकास हुआ। क्योंकि ब्रिटेन में परंपरा और अवसरों पर आधारित है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो भी परंपरा और अवसरों पर आधारित रहा है, इसीलिए ब्रिटेन का मंत्रिमंडल का भी विकास हुआ, जिसमें परंपराओं और अवसरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1937 ईस्वी में क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा, यानी क्राउन का एक मंत्री अधिनियम पारित किया गया था 1937 में। उसके द्वारा एक इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई, यानी जो मंत्रिमंडल है उसको कानूनी वैधता प्रदान की गई थी, वैधानिक स्थिति प्रदान की थी 1937 के मंत्री अधिनियम द्वारा। वर्तमान मंत्रिमंडल के बीच प्रिवी काउंसिल में देखे जा सकते हैं। यानी ब्रिटेन की एक प्रिवी काउंसिल थी, उसमें मंत्रिमंडल की उत्पत्ति को देखा जा सकता है। प्रिवी काउंसिल से ही मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ था। देखिए, बिजनेट मोड से मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस संस्थाओं का विकास हुआ। यानी ब्रिटेन में जो विकास हुआ था, ब्रिटेन का संविधान विकास है, उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था एक बिजनेट मोड संस्था की स्थापना की गई थी, जो विद्वानों की सभा होती थी। उससे बाद में मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस संस्थाओं का विकास हुआ। यानी बिजनेट मोड को समाप्त किया गया, उसके बाद मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस संस्थाओं का विकास हुआ। मैग्नम कॉन्सिलियम एक बड़ी संस्था थी, जबकि क्यूरिया रेजिस एक छोटी संस्था थी। इसके बारे में हमने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, जो हमारी शुरुआती वीडियो है ब्रिटेन का संवैधानिक विकास, उसके अंतर्गत इसके बारे में मिल जाएगा। बिजनेट मोड क्या है, मैग्नम कॉन्सिलियम क्या थी, क्यूरिया रेजिस क्या थी। तो बाद में क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल, यानी क्यूरिया रेजिस जो छोटी संस्था थी उसने किसका रूप धारण कर लिया, प्रिवी काउंसिल का रूप धारण कर लिया और मंत्रिमंडल का उद्भव हुआ। और किसका विकास हुआ था क्यूरिया रेजिस से, प्रिवी काउंसिल और मंत्रिमंडल। एवं मैग्नम कॉन्सिलियम से संसद का विकास हुआ। यानी मैग्नम कॉन्सिलियम ने किसका रूप धारण कर लिया, संसद। अब देख रहे कबाल का उदय, यानी कबाल क्या है, इसका उदय किस प्रकार हुआ, इसके बारे में बताते हैं। प्रिवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का अभ्युदय हुआ। बृहत आकार के कारण प्रिवी काउंसिल परामर्शदात्री समिति के योग्य न रह सकी। यानी कबाल को ही क्या कहा जाता है, एक मंत्रिमंडल का रूप ही कहा जा सकता है। इसीलिए सम्राट कुछ प्रमुख और निजी काउंसिलरों से महल के किसी छोटे कमरे में विचार विमर्श करने लगा। जो ब्रिटेन का सम्राट था वो, जब प्रिवी काउंसिल के जो सदस्य संख्या है वो आकार बहुत बड़ा था, उसके सदस्य अधिक थे, इसीलिए वो सम्राट उनसे सभी से संपर्क स्थापित नहीं कर सकता, यानी सभी से सलाह नहीं ले सकता था। तब उसने क्या किया, अपने कुछ निजी और प्रमुख व्यक्तियों और काउंसिलरों से अलग से बैठक करके उनके साथ विचार विमर्श करने लगा, उनसे सलाह लेने लगा था शासन के कार्य में। इसी समिति सीमित काउंसिलरों की परामर्शदात्री समिति को कुछ समय बाद कैबिनेट कहा जाने लगा। इसको क्या कहा जाने लगा, कैबिनेट या कबाल कहा जाने लगा था। क्योंकि बाद में इसको काउंसिलरों की जो परामर्शदात्री समिति थी जो सम्राट को सलाह देने का कार्य करती थी, इसको बाद में क्या कहने लगे थे, कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाने लगा। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल को मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कहा जा सकता है। यानी ब्रिटेन का सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, उसका जो शासनकाल आया उसके मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कहा जा सकता है, उसका काल। चार्ल्स ने संपूर्ण प्रिवी काउंसिल से परामर्श करना छोड़ दिया, यानी उसे संपूर्ण प्रिवी काउंसिल से सलाह लेना बंद कर दिया और कुछ विश्वस्त सदस्यों से परामर्श करने लगा। यानी कुछ विश्वसनीय जो उसके विश्वास पात्र होते थे उनसे सलाह करने लग गया। सदस्यों की इस औपचारिक समिति को कबाल की संज्ञा दी गई। यानी जो औपचारिक संगठन बनाया था, अनौपचारिक जो संस्था स्थापित की थी उसने, जो अनौपचारिक संस्था थी उसको क्या कहा जाने लगा, कबाल। क्योंकि इसके 5 सदस्यों के नाम CABAL अक्षरों से आरंभ होते थे। यानी इसके जो 5 सदस्य नियुक्त किए थे, अनौपचारिक जो समिति बनाई थी उसके सदस्यों के 5 सदस्यों के जो नाम है वो CABAL अक्षरों से प्रारंभ होते थे। यानी उनके अक्षरों की शुरुआत इसी से होती थी, उनके प्रथम अक्षरों को लेकर के ही इसको कबाल कहा जाने लगा था। कबाल में मंत्रिमंडलात्मक पद्धति का मूल पाया जाता है। यानी मंत्रिमंडलात्मक जो वर्तमान पद्धति पाई जाती है उसकी जड़ कहाँ पाई जाती है, कबाल में ही पाई
जाती है। यह सामूहिक रूप से सम्राट को परामर्श देती थी, यानी सभी मिलकर के जो पांचों सदस्य थे वो सम्राट को सलाह देते, परामर्श देते थे तथा संसद में विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश करती थी। यानी संसद में विधि बनाने के लिए क्या करती थी, प्रस्ताव पेश करती। संसद के प्रति उत्तरदायित्व, यानी मंत्रिमंडल का या कबाल का संसद के प्रति क्या उत्तरदायित्व था। चार्ल्स प्रथम के राज्यकाल में संसद ने मंत्री स्टेफर्ड के विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाई की कि उसने सम्राट को गलत परामर्श दिया था, यानी गलत सलाह देने के जुर्म में मंत्री स्टेफर्ड पर कार्रवाई की गई थी। इस प्रकार चार्ल्स द्वितीय के काल में संसद ने डेनबी नाम के मंत्री पर महाभियोग चलाया। यानी महाभियोग की जो शुरुआत है वो किसके समय हुई, चार्ल्स द्वितीय के काल में हुई थी। इससे मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत की स्थापना हुई। इससे यह स्थापना हुई कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। एक दलीय मंत्रिमंडल, यानी ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी उस समय, तो मंत्रिमंडल एक दलीय बनाया गया था। कैसे बनाया गया था, एक दलीय मंत्रिमंडल की स्थापना हुई थी। विलियम तृतीय शुरू में दोनों दलों, व्हिग दल और टोरी से मंत्री नियुक्त करता था। यानी दो दल थे ब्रिटेन में, व्हिग दल और टोरी दल, उन दोनों से अपने मंत्रियों या सदस्यों को नियुक्त करता था। लेकिन इससे उत्पन्न असुविधाओं के कारण उसने 1693 और 96 में अपने परामर्शदाता केवल व्हिग दल से ही लिए थे। यानी उसने सिर्फ केवल एक ही दल से अपने परामर्शदाताओं को चुन लिया। और 1696 ईस्वी में व्हिग जुंटा नामक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। व्हिग जुंटा का मतलब है एक ही दल से जो सदस्य लिए गए थे उन एक ही व्हिग दल के लोगों का समूह व्हिग जुंटा कहलाया, जो सर्वप्रथम एक दल से गठित किए गए थे तथा संसद में बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल था, क्योंकि संसद में उनको बहुमत प्राप्त था। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व देखिए, प्रधानमंत्री का नेतृत्व जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा ठीक से नहीं बोल सकते थे। यानी ये ऐसे राजा थे जो उनको अंग्रेजी भाषा ठीक से नहीं बोली जाती थी, इसीलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। वो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते थे, इसीलिए उन्होंने मंत्रिमंडल को अपनी बैठकों के लिए अध्यक्ष चुनना पड़ा। मंत्रिमंडल था उसको अपनी बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष चुनना पड़ा, और बालपोर्ट नाम के मंत्री को मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। यानी बालपोर्ट नामक एक व्यक्ति था, उसको मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनाया गया। यद्यपि बालपोर्ट बार बार कहता रहा कि वह किसी भी प्रकार से अन्य मंत्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है, तो भी उसे इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री माना गया। उसने कहा था कि वह उतना श्रेष्ठ नहीं है जितने अन्य मंत्री उससे श्रेष्ठ है, फिर भी सभी ने बालपोर्ट को ही इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री मान लिया। उसी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय बनाया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट थी, गली थी, उसमें अपना कार्यालय स्थापित किया। वॉलपोल पर सम्राट का पूरा विश्वास था। यानी जो वॉलपोल जो सदस्य था, जो उसके मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था, तो उस पर सम्राट को पूरा विश्वास था। परंतु बाद में संसद का उसके प्रति विश्वास न होने पर उसने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। ये जो संपूर्ण संसद थी उसका उसमें विश्वास नहीं रहा, इसलिए उसने त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार यह सिद्धांत प्रचलित हो गया कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है संसद में, तो मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह स्थिति जहां पर स्थापित हो गई थी ब्रिटेन में। अब देखते हैं ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का महत्व, यानी ब्रिटेन में मंत्रिमंडल है उसका महत्व क्या है, उसके बारे में कुछ विद्वानों ने अपनी बातें भी कही हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र है। यानी ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल है वो संपूर्ण शासन व्यवस्था है उसका केंद्र है या उसकी धुरी है, क्योंकि सारी जो ब्रिटेन की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, मंत्रिमंडल के आसपास ही घूमती है। क्योंकि मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यपालिका है। यानी ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल है ब्रिटेन का, वही वास्तविक कार्यपालिका होती है, जबकि सम्राट या राजमुकुट नाम मात्र का होता है। राजमुकुट की शक्तियां औपचारिक हैं और वास्तव में उनका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। वास्तव में उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। क्योंकि राजमुकुट को जो शक्तियां हैं वो उनका वास्तविक रूप से प्रयोग नहीं करता, मंत्रिमंडल और उसके जो सदस्य हैं वही उसका प्रयोग करते हैं। वस्तुतः सम्राट में जो शक्तियां नहीं थे उन सबका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। जो ब्रिटेन के सम्राट है उसको जो शक्तियां दी गई हैं तो उनका प्रयोग किसके द्वारा होता है, मंत्रिमंडल द्वारा। जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति के नाम पर सभी कार्य होते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी
सम्राट के नाम पर सभी कार्य किए जाते हैं, लेकिन उन शक्तियों का वो प्रयोग नाम मात्र के रूप में करता है। यही कारण है कि लावेल ने मंत्रिमंडल को राजनीतिक भवन की आधारशिला कहा है। यही ब्रिटेन का जो राजनीतिक भवन है उसकी आधारशिला किसको कहा है? मंत्रिमंडल। यहाँ से यह क्वेश्चन भी बनाया जाता है मंत्रिमंडल के ऊपर कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल राजनीतिक भवन की आधारशिला है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर्गत ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उसके संपूर्ण कार्य, उत्तरदायित्व, विकास, सभी शक्तियां, उन सभी के बारे में वर्णन करना होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहाँ से। दूसरा है रैमजे मेयर के अनुसार वह राज्य के जहाज को चलाने वाला पहिया है जिसका चालक प्रधानमंत्री है। यही ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के बारे में रैमजे मेयर ने कहा कि वह राज्य के शासन को चलाने वाला पहिया है जिसका चालक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस पर भी क्वेश्चन दिया जाता है कि वह राज्य के शासन या ब्रिटेन का मंत्रिमंडल राज्य के शासन को चलाने वाला पहिया या उसकी धुरी है जिसका चालक प्रधानमंत्री है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के दोनों के कार्य इसमें आ जाते हैं। मैरियट ने तो उसे संपूर्ण शासन तंत्र का केंद्र माना है और कहा है यह वह धुरी है जिसके चारों ओर शासन की संपूर्ण मशीन घूमती है, यानी संपूर्ण शासन तंत्र घूमता है। ये किसने कहा है? मैरियट ने कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। इस कथन को भी रख करके ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बेजोट के शब्दों में यह एक संयोजन समिति है जो जोड़ने वाला समाज चिन्ह है अथवा राज्य के व्यवस्थापन विभाग और कार्यपालक विभाग को जोड़ने वाला बक्सुआ है। मनरो के अनुसार मंत्रिमंडल ब्रिटिश संवैधानिक मशीन का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। ग्लैडस्टोन के अनुसार मंत्रिमंडल एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। यह ऐसा कब्जा है जो कार्य के लिए सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा को मिलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जाता है कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को लेकर के मिलेंगे। जय हिंद।